Now this is hepatorenal syndrome and hepatopulmonary syndrome, यानी hepatic disease affecting the kidneys and hepatic disease affecting the lungs। पहले देखते हैं hepatorenal syndrome। ये कॉम्प्लिकेशन है सिरोसिस की, डीकम्पनसेटेड सिरोसिस के बाद जाके होता है हेपेटोरेनल सिंड्रोम। पहले सिरोसिस होता है, लीवर डैमेज होता है, उसके बाद आता है हेपेटोरेनल सिंड्रोम। एडवांस्ड सिरोसिस के बाद आता है 10% पेशेंट्स में देखा जाता है। सिर्फ एडवांस सिरोसिस हुआ उसके बाद उन पेशेंट्स में 10% में ही हमें हेपेटोरेनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ओवरऑल इसका पुअर प्रोग्नोसिस रहता है, क्योंकि एडवांस्ड सिरोसिस के बाद जाके किडनी अफेक्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली पुअर प्रोग्नोसिस है। एंड इट रिक्वायर्स ऑर्थोटोपिक लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर ठीक कर दो, किडनी अपने आप ठीक हो जाएगी। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय ओलिगूरिया, यूरिन कम आने लगता है, ठीक है, किडनी पे फ़र्क पड़ रहा है, यूरिन कम आ रहा है। एंड देन एन्यूरिया हैपन्स इन अ पेशेंट विद लीवर फेलियर विच इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स की वजह से हो रहा है। ये लीवर इफेक्ट किडनी इफेक्ट टॉक्सिन्स की वजह से हो रही है। और वैसो कंस्ट्रिक्शन वैसो डायलेशन मैकेनिज्म जो है ना बॉडी के, उनमें इम्बैलेंस आ रखा है, उसके कारण हो रहा है हेपेटोरेनल सिंड्रोम। 2 रीजन्स, टॉक्सिन्स एंड इम्बैलेंस बिटवीन द वैसो कंस्ट्रिक्शन वैसो डायलेशन मैकेनिज्म्स इन द बॉडी। 40% जो सिरोसिस पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें रिफ्रैक्टरी असाइटिस होता है, ऐसा असाइटिस जो कि ठीक ही नहीं होके दे रहा 40% सिरोसिस पेशेंट्स में। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम करेंगे ना किडनी का हेपेटोरेनल सिंड्रोम में, तो हमें किडनी नॉर्मल दिखेगी, ग्लोमेरुलस नॉर्मल दिखेगा। अब ये कैसे है कि यूरिन कम आ रहा है, ओलिगूरिया कम आ रहा है, हेपेटोरेनल सिंड्रोम, किडनी अफेक्ट हो रही है, लेकिन फिर भी किडनी नॉर्मल दिख रही है HPE एग्ज़ाम पे। ये इसलिए है क्योंकि एक्चुअल डैमेज जो है ना, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो किडनी से पहले है। देर इज़ प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी। हो क्या रहा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। जितने ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGE2 और PGI2 होंगे, विच आर द वैसोडायलेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उतने ज़्यादा ही रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ही परफ्यूजन होगा किडनी का, उतना ज़्यादा ही यूरिन बनेगा। लेकिन हेपेटोरेनल सिंड्रोम में क्या होता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ना, EE2 और I2, ये एक्सक्रीट होने लगते हैं यूरिन में, जिसके कारण वैसोडायलेटरी मैकेनिज्म जो है किडनी का वो फेल हो जाता है, जिसके कारण परफ्यूजन किडनीज का कम हो जाता है, जिसके कारण कम यूरिन बनता है, ओलिगूरिया एंड एन्यूरिया हैपन्स। प्रीडोमिनेंट रीनल वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी है, ग्लोमेरुलस विल बी नॉर्मल। द डैमेज्ड सिरोटिक लिवर विल बी प्रोड्यूसिंग एंडोथेलिन 1। अब ये तो हो ही रहा था, PGE2 PGI2 के एक्सक्रीट होने के कारण वैसो कंस्ट्रक्शन, रीनल वैसो कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहा था। साथ में क्या हुआ कि जो डैमेज्ड सिरोटिक लिवर है ना, वो एंडोथेलिन 1 रिलीज़ कर रहा है, और वो एंडोथेलिन 1 जो है ना, वो एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस को अपरेगुलेट कर रहा है, जिसके कारण स्प्लैंकनिंग ब्लड वेसल्स डायलेट कर रही हैं। यानी कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स जितने भी हैं, लिवर, बावल, स्टमक, पैंक्रियाज, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सब की वेसल्स में डायलेशन करवा रहा है ये एंडोथेलिन 1 नाइट्रिक ऑक्साइड। तो सारा का सारा बॉडी का ब्लड जो है वो उन ऑर्गन्स के पास जा रहा है, किडनी के पास जा नहीं रहा। तो ऑलरेडी किडनी में वैसो कंस्ट्रिक्शन है, पुअर परफ्यूजन है, साथ में ब्लड भी किडनी के पास कम आ रहा है, सारा स्प्लैंकनिक ब्लड वेसल्स में जा रहा है। इसके कारण द शंटिंग ऑफ ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी कॉजेज लेस परफ्यूजन ऑफ द ग्लोमेरुलस। इसके कारण फिर ओलिगूरिया एन्यूरिया हो रहा है। ऑर्थोटोपिक लीवर ट्रांसप्लांट लीड्स टू रिस्टोरेशन ऑफ किडनी फंक्शन। जैसे ही हम ट्रांसप्लांट करेंगे लीवर को, वैसे ही ये किडनी ठीक हो जाएगी। डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरिया क्या है? रिफ्रैक्टरी असाइटिस होना चाहिए, ठीक है। कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि हेपेटोरेनल सिंड्रोम है, ये जो किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, ये हेपेटिक के कारण, हेपेटिक डिजीज़, हेपेटिक सिरोसिस के कारण हो रही है। एक तो एसाइटिस होना चाहिए, उससे हमें पता चलेगा कि हेपेटिक प्रॉब्लम है। साथ में सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होना चाहिए। साथ में डायूरेटिक्स नहीं ले रहा है पेशेंट, ठीक है। साथ में वॉल्यूम एक्सपेंशन, दीज आर द क्राइटेरिया। शोक नहीं होना चाहिए पेशेंट में, ठीक है, कि हो सकता है कि शोक की वजह से ही हाइपोपरफ्यूजन हो। कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग तो नहीं ले रहा है पेशेंट, और कोई पैरेन्काइमल डिजीज़ तो नहीं है। अब रिफ्रैक्टरी असाइटिस होगा तो मतलब असाइटिस परसिस्टिंग पेशेंट्स इवन आफ्टर ऑप्टिमल मैनेजमेंट ऑफ असाइटिस आर वल्नरेबल टू डेवलपिंग हेपेटोरेनल सिंड्रोम। सब्सटेंशियल असाइटिस कंट्रीब्यूट्स टू टेंस असाइटिस। साथ में रिफ्रैक्टरी डिफिकल्टी और हेपेटिक हाइड्रोथोरेक्स, जिसका मतलब कि प्लूरल इफ्यूजन, जो कि किसी और रीज़न से एक्सप्लेन नहीं हो रहा,
हिपैटिक हाइड्रोथोरिक्स। सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होना चाहिए, वैल्यूज़ ऑफ सीरम क्रिएटिनिन आर प्रोग्रेसिवली रेज्ड, ठीक है, हिपैटोरीनल सिंड्रोम में वैल्यूज़ मोर देन 1.5 मिलीग्राम परसेंट। मसल मास इन द पेशेंट इज रिड्यूस्ड, राइज इन 0.3 मिलीग्राम परसेंट ओवर द बेसलाइन वैल्यू इन 6 आवर्स। क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन 0.3 मिलीग्राम परसेंट राइज over the baseline values in 6 hours, and urine output is less than 0.5 ml per kg per hour over 6 hours defines kidney malfunction. Stop diuretics. Diuretics contribute to dehydration which leads to kidney malfunction. Stop the diuretic for the next 2 days, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन, यूज़ फॉलीज कैथेटर एंड सेंट्रल लाइन। तो डायग्नोज करते वक्त हम वॉल्यूम को एक्सपेंड करके देखेंगे कि हो सकता है वॉल्यूम डिप्लीशन के कारण पेशेंट कम यूरिन पास आउट कर रहा हो। तो यूज़ फॉलीज कैथेटर एंड सेंट्रल लाइन। फॉलीज कैथेटर क्यों यूज़ किया? यूरिन आउटपुट चेक करने के लिए कि वॉल्यूम एक्सपेंड करने के बाद कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, ठीक है। और सेंट्रल लाइन यूज़ करी वीनस प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर को मेजर करने के लिए। डू नॉट गिव 1.5 लीटर्स ऑफ नॉर्मल सलाइन, समटाइम्स इट कंट्रीब्यूट्स टू हार्ट फेलियर। तो इतना नॉर्मल सलाइन नहीं देंगे वरना हार्ट फेलियर हो जाएगा। इट इज़ सेफर टू डू वॉल्यूम एक्सपेंशन विद एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के साथ करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। डोज कितनी रखेंगे? 1 ग्राम पर किलोग्राम, मैक्सिमम डोज होगी 100 ग्राम्स। एल्ब्यूमिन क्या करेगा? ऑन्कोटिक प्रेशर ब्लड वेसल के अंदर बढ़ाएगा जिसके कारण एसाइटिस रिलीव हो सकता है। एसाइटिस जो कि थर्ड स्पेस लॉस था, अगर इस थर्ड स्पेस फ्लूइड को हम वापस वैस्कुलर कंपार्टमेंट में ले आएँ तो चांस है कि किडनी परफ्यूजन ठीक हो जाएगा और किडनी में से यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो मतलब हिपैटोरीनल सिंड्रोम है। इफ़ वी यूज़ फॉलीज और कॉन्डम कैथेटर इन द पेशेंट इट विल हेल्प अस। तो फॉलीज कैथेटर की यूज़ कर रहे हैं, इट विल हेल्प अस टू चेक द राइज इन द यूरिनरी आउटपुट इन द पेशेंट आफ्टर वॉल्यूम एक्सपेंशन। एंड सेंट्रल लाइन इज यूज इन द पेशेंट, इट विल हेल्प टू चेक द सेंट्रल वीनस प्रेशर। शोक नहीं होना चाहिए पेशेंट में, ठीक है। डू वाइटल मॉनिटरिंग टू रूल आउट एनी शोक। कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग तो नहीं ले रहा पेशेंट। इफ द पेशेंट इज टेकिंग एनी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग देन इट हैज़ टू बी इमीडिएटली स्टॉप्ड। कोई पैरेनकाइमल डिजीज़ तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड करेंगे उसको रूल आउट करने के लिए, ठीक है। रीनल अल्ट्रासाउंड पे कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं दिखेगी तब हम कहेंगे कि हिपैटोरीनल सिंड्रोम के कारण एन्यूरिया या ओलिगुरिया हो रहा है। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कैसे देख सकते हैं? अगर 500 mg से पर डे ज़्यादा प्रोटीनूरिया हो रहा है तो मतलब पैरेनकाइमल डिजीज़ है, ठीक है, हिपैटोरीनल सिंड्रोम नहीं है। और अगर 50 RBC से ज़्यादा पर हाई पावर फील्ड माइक्रोहीमेचूरिया है तो भी हम कहेंगे कि डिजीज किडनी में है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मतलब हिपैटोरीनल सिंड्रोम है। क्लिनिकल सिनेरियो, क्रोनिक लिवर डिजीज़ का पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टरी एसाइटिस के साथ, मतलब सिरोसिस वगैरह है इस पेशेंट में। 2-3 एपिसोड हो गए हिमेटोमिसिस के। एग्जामिनेशन में वाइटल्स डिरेज्ड हैं, एन्यूरिया है, तो क्या ये हिपैटोरीनल सिंड्रोम है? देखते हैं। यूरिनरी सोडियम इज़ एलिवेटेड। प्री रीनल वेराइटी जो होती है ना एक्यूट किडनी इंजरी की, उसमें यूरिनरी सोडियम कम होता है, यानी कि हिपैटोरीनल सिंड्रोम में जो प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी होती है उसमें यूरिन में सोडियम एक्सक्रीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि द डिफेक्ट इज़ प्री रीनल नॉट इन द किडनी। बट इन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस उसमें क्या होता है कि सोल्ट जो कि फ़िल्टर हुआ ट्यूब्यूल्स में आया वो वापस रीअब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, क्योंकि ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रखा है, रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ तो सारा का सारा यूरिन में जाने लगा। तो फ्रैक्शन ऑफ द फिल्टर्ड सोडियम दैट इज एक्सक्रीटेड, दैट इज FeNA, फ्रैक्शन ऑफ द फिल्टर्ड सोडियम दैट इज एक्सक्रीटेड FeNA इज मोर देन 1%। तो ज़्यादा सोडियम एक्सक्रीट होने लगा ड्यू टू लैक ऑफ रीअब्जॉर्बेंस ऑफ द सोल्ट बैक फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये ट्यूबुलर नेक्रोसिस का सिम्टम है, ना कि हिपैटोरीनल सिंड्रोम के कारण जो प्री रीनल किडनी इंजरी होती है वो नहीं है ये। इट इज़ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो हो रहा है क्यों? वॉल्यूम डिप्लीशन के कारण। वॉल्यूम डिप्लीशन जो कि हेमेटोमेसिस के कारण वॉल्यूम डिप्लीशन हुई इस पेशेंट में, उसके कारण इस पेशेंट में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रहा है, उसके कारण सोल्ट एक्सक्रीट हो रहा है, FeNA इज मोर देन 1% एंड इट इज़ नॉट हिपैटोरीनल सिंड्रोम। So volume depletion contributing to acute tubular necrosis. This is not HRS which causes pre-renal AKI and FeNA is less than 1%. Now what are the types of HRS? What are the types of hepatorenal syndrome? टाइप 1 HRS होता है और टाइप 2, दो तरह का हिपैटोरीनल सिंड्रोम होता है। जो 1 होता है वो एक्यूट होता है और जो 2 होता है वो स्लोली प्रोग्रेस करता है ओवर 3 to 6 months. सो टाइप 1 इज़ ऑल्सो नोन एज एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। HRS acute kidney injury, it is fastly progressive in nature and develops over 1 to 2 weeks.
टाइप 2 जो होता है वो नॉन एक्यूट किडनी इंजरी होता है, इट इज़ हैविंग ए रिलेटिवली बेटर प्रोग्नोसिस, क्योंकि ये स्लोली प्रोग्रेस करता है। द डिजीज इज स्लोली प्रोग्रेसिव ओवर 3 to 6 months। ट्रीटमेंट क्या होगा हिपैटोरीनल सिंड्रोम का? हिपैटोरीनल सिंड्रोम में हम देंगे एल्ब्यूमिन विद ऑक्ट्रियोटाइड और मिडोटरिन, दिस इज़ द ट्रीटमेंट। एल्ब्यूमिन जो होगा वो जो एसाइटिस हो रखा है वो थर्ड स्पेस लॉस के जो फ्लूइड है उसको वापस वेस्कुलर कंपार्टमेंट में लेके आएगा। उसके कारण जो टोटल फ्लूइड अगर बढ़ेगा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में तो द परफ्यूजन टू द किडनी विल ऑल्सो इंक्रीज समहाउ। और ऑक्ट्रियोटाइड मिडोटरिन क्या करते हैं? ऑक्ट्रियोटाइड और मिडोटरिन जो है ना वो वैसो कंस्ट्रक्शन करते हैं मेनली स्प्लैंकनिक ब्लड वेसल्स में। तो स्प्लैंकनिक ब्लड वेसल में वैसो कंस्ट्रक्शन हुई तो वो जो ब्लड जो शंट हो रहा था किडनी पास नहीं जा रहा था, स्प्लैंकनिक ब्लड वेसल्स में जा रहा था, वो किडनी के पास भी जाएगा अब। सो इट न्यूट्रलाइजेस द वैसोडाइलेशन अकरिंग इन द स्प्लैंकनिक आर्टरीज, ठीक है। और जो पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही थी, ठीक है, ड्यू टू वैसोडाइलेशन, उसको भी उसके मैनिफेस्टेशंस को भी रिड्यूस करेगा और वीनस फ्लो को भी रिड्यूस करेगा। सब्सिक्वेंटली दिस पेशेंट विल रिक्वायर लीवर ट्रांसप्लांट, आखिर में हमें लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, वरना एल्ब्यूमिन ऑक्ट्रियोटाइड मिडोटरिन फॉर HRS। देन वी सी व्हाट इज कॉल्ड एज द हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, यानी हेपेटिक डिजीज अफेक्टिंग द लंग्स। ट्रायड देखने को मिलता है इसमें, एक इंट्रापल्मोनरी शंटिंग देखने को मिलती है, प्लेटिपनिया या ऑर्थोडियोक्सिया यानी बैठने पे एपनिया होना, बैठने पे सांस ना आना, डिस्निया होना, ठीक है, प्लेटिपनिया या ऑर्थोडियोक्सिया। और सिरोसिस तो देखने को मिलेगा ही। तो सिरोसिस के कारण क्या हो रहा है? एंडोथिलिन 1 रिलीज हो रहा है, डैमेज सिरोटिक लिवर इज रिलीजिंग एंडोथिलिन 1, ठीक है। दिस विल अपरेगुलेट द एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द स्प्लैंक्निक ब्लड वेसल्स इन द पल्मोनरी बेड, ठीक है। तो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में भी जाके ये एंडोथिलिन 1 और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो वैसोडाइलेशन करवा देता है। इस वैसोडाइलेशन के कारण क्या होता है ना, कुछ आरबीसीज ऐसी होती हैं जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जहाँ से गैस एक्सचेंज होता है, तो कुछ आरबीसीज इन ओवरली डायलेटेड वेसल्स में जो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से दूर होती हैं वो अच्छे से ऑक्सीजनेट नहीं हो पाती हैं क्योंकि वो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से दूर हैं। तो ये ब्लू वाली जो आरबीसीज हैं दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड। इफ द ब्लड वेसल डायमीटर गेट्स इंक्रीज्ड, a lot of RBCs further away from the basement membrane might be passing through the blood vessels without getting oxygenated, इसको बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी शंटिंग। देयर वुड बी हाइपोक्सिया, प्लेटिपनिया, ऑर्थोडियोक्सिया, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो है ना देयर इज डायलेशन इन द पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, और ये डायलेशन ज़्यादा हो जाती है जो बेसल पार्ट जो लंग है ना उसमें ज़्यादा ये डायलेशन होती है। अगर सिटिंग पोजीशन में पेशेंट है तो वहाँ पे ज़्यादा डायलेशन हो जाती है, लेकिन अगर पेशेंट लेट रहा है तो दिस डायलेशन इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द लंग, तो उसके कारण कम डिस्निया होता है, बैठने पे ज़्यादा होता है। व्हेन द पेशेंट सिट्स अप SpO2 फॉल्स बाय मोर देन 5%, गिर जाता है 5% से ज़्यादा, और जो आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 4 mmHg से ज़्यादा गिर जाता है बैठने पे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरीज बिकम्स लेस देन 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। AA ग्रेडियंट जो है वो बढ़ जाता है, लंग्स में तो आ रही है लेकिन आर्टरीज में नहीं जा रही, ठीक है, क्योंकि डायलेटेड हैं आर्टरियोल्स। कॉजेज़ क्या हैं प्लेटिपनिया के? एक तो हमने देख लिया है हेपेटोरीनल सिंड्रोम, दूसरा 4 ए हैं, अ फॉर अनार, एट्रियल मिक्सोमा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तो 2 प्रॉब्लम्स तो एट्रिया की हैं, एक है एक्यूट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम और चौथा है एम्फाइसीमा। तो 4 ए फॉर अनार, 4 प्रॉब्लम्स हैं जो कि अ से स्टार्ट होती हैं, दैट कॉज प्लेटिपनिया। वर्कअप क्या होगा इस पेशेंट का? इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम वाले पेशेंट को कैसे पता लगाएंगे? बबल कॉन्ट्रास्ट इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, मतलब एक ऐसा सलाइन इंजेक्ट करेंगे हार्ट में, राइट साइड ऑफ द हार्ट में एक ऐसा सलाइन इंजेक्ट करेंगे जो कि एजिटेटेड है, उसमें काफ़ी बबल्स हैं, ठीक है, और वो बबल्स का साइज़ क्या है? 25 माइक्रोन्स, ठीक है। और उसके बाद हम हार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू इकोकार्डियोग्राफी। सो रिस्क, बट क्योंकि हम बबल्स दे रहे हैं हार्ट में तो रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म इज एब्सेंट, ठीक है। बबल्स हम क्योंकि 25 माइक्रोन के साइज के देते हैं तो देर इज़ नो रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। पुशिंग अप एजिटेटेड सलाइन इनटू द हार्ट, simultaneously do echocardiography. The bubble in the agitated saline in size of approximately 25 microns
और जो पल्मोनरी वेसल्स है ना, ये जो पल्मोनरी वेसल्स हैं जो अनडाइलेटेड होती हैं, इनका साइज़ रहता है 5 mm, नॉर्मल जो ब्लड वेसल्स होती हैं पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम ये डायलेटेड है तो इनका साइज़ इतना बढ़ जाता है कि जो 25 माइक्रोन के जो बबल्स हैं इनको भी पास करने देती हैं। इफ़ देर इज़ ग्रोस डायलेक्शन इन द पल्मोनरी वेसल्स, द एजिटेटेड बबल्स कैन पास थ्रू इट एंड सीन इनटू द लेफ्ट एट्रिया। तो राइट वेंट्रिकल राइट साइड ऑफ द हार्ट में हमने इंजेक्ट करे थे बबल्स, और वो बबल्स ट्रैवल किए लंग्स में गए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वो वापस आ रहे हैं अब लेफ्ट हार्ट में। तो अगर ये ओवरली डायलेटेड होंगे तो लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रिया में हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू इकोकार्डियोग्राफी। इट शोज़ दैट देर इज़ इंट्रा पल्मोनरी शंटिंग। तो एक ये था बबल कॉन्ट्रास्ट इकोकार्डियोग्राफी। लंग स्कैन भी कर सकते हैं विद टेक्नीशियम 99 लेबल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स भी उन बबल्स की तरह ही काम करते हैं, टेक्नीशियम 99 लेबल पार्टिकल्स, दिस हैविंग पार्टिकुलर साइज विच कैन नॉट क्रॉस द पल्मोनरी वेसल्स नॉर्मली इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स। अब मैनेज कैसे करेंगे? सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे क्योंकि हाइपोक्सिया है पेशेंट में। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होगा ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांट। हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम और हिपैटोरीनल सिंड्रोम दोनों में ही NO जो है उसकी प्रोडक्शन एक्सेस में है, जिसके कारण स्प्लैंकनिक ब्लड वेसल डायलेशन हो रहा है, पल्मोनरी ब्लड वेसल डायलेशन हो रहा है। और हिपैटोरीनल सिंड्रोम में हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम, यहाँ में पी आएगा, हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम में इंट्रा पल्मोनरी शंटिंग देखने को मिलेगी। हिपैटोरीनल सिंड्रोम में सब्सटेंशियल रीनल वैसोकंस्ट्रक्शन होगी बिकॉज ऑफ यूरिनरी लॉस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड देयर इज डिक्रीज इन सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। And this is all about hepatorenal syndrome and hepatopulmonary syndrome.